Hello friend, today we will see numericals on steady flow energy equation. In our previous lecture we have seen numericals on turbine. आज हम टर्बाइन के अलावा देखेंगे. तो ये जो पहला न्यूमेरिकल है नोजल के ऊपर है जो मैं पढ़ता हूँ अभी. At the inlet to a certain nozzle, the enthalpy of fluid passing is 2800 kilojoule per kg and the velocity is 50 meter per second. At the discharge end, the enthalpy is 2600 kilojoule per kg. The nozzle is horizontal and there is a negligible heat loss from it. Find the velocity at exit of nozzle. Number 2, if the inlet area is 900 centimeter square and specific volume at inlet is 0.187 meter cube per kg, find the mass flow rate. And number 3, if the specific volume at the nozzle exit is 0.498 meter cube per kg, find exit area of nozzle. अब पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है. तो सबसे पहले चीज़ कि हमें नोट करनी है कि कौन सा डिवाइस दिया है. तो दिस इज़ द नोज़ल एट द इनलेट टू सर्टन नोज़ल. तो किसके बारे में न्यूमेरिकल? नोज़ल के बारे में. ओके. अब क्या क्या दिया है. जो नोज़ल में फ्लूइड पास हो रहा है उसकी एंथैल्पी दी है इनलेट पे 2800 किलो जूल पर केजी और उसकी वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकंड इनलेट पे. और आउटलेट पे क्या दिया है उसकी एंथैल्पी 2600 किलो जूल पर केजी. क्लियर. अब हमें निकालना है तीन चीज़ें. सबसे पहले इसमें एग्जिट वेलोसिटी, मतलब एग्जिट एंड पे कितने वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आ रहा है वो. दूसरा पूछा है मास फ्लो रेट, जब इनलेट का एरिया दिया है और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है. क्लियर. और तीसरा इसमें निकालना है नोज़ल का एग्जिट एरिया, उसमें उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एग्जिट दिया है. क्लियर. अब देखो हमने नोज़ल की डायग्राम बना ली. तो जो दिया है वहाँ पर लिख दिया. ये नोज़ल है. हम इसमें दो सेक्शन कंसिडर करेंगे, इनलेट और आउटलेट. इनलेट पे एंथैल्पी दी है, वेलोसिटी दी है, एरिया दिया है और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है. आउटलेट पे एंथैल्पी दी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है और एरिया हमें निकालना है. क्लियर. अब हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे. तो जनरली हम यूनिट मास वाला ही लिखते हैं. तो ये हो गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. U1 प्लस P1 U1 प्लस Z1G प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस Q इक्वल्स टू बाकी के इधर की चीज़ें. ओके. अब इसमें देखो हम जो U1 P1 को एंथैल्पी लिख सकते हैं जैसे पहले बताया. तो इसको यहाँ पर मैं H1 लिख रहा हूँ और U2 P2 भी को एंथैल्पी लिख सकते. तो मतलब ये भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही है. ओके. तो हमें एंथैल्पी दी इसलिए हमने एंथैल्पी वाला लिया. अगर इंटरनल एनर्जी देते हैं तो हम इंटरनल एनर्जी वाला लेंगे. ठीक है. ओके. तो हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखा H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W. अब इसको हमें नोज़ल के लिए स्पेसिफाई करना है. अब आप बताएं नोज़ल क्या है. नोज़ल एक सिंपल एक डिवाइस है जो जिसका कम होता हुआ क्रॉस सेक्शन प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके लिए ना ही हम उसे वर्क सप्लाई करते हैं और ना ही वो हमें वर्क देता है. सो बेसिकली नोज़ल इज नाइदर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नॉर कंज्यूमिंग डिवाइस. नोज़ल का और वर्क का कुछ लेना देना नहीं है तो वर्क क्या आएगा, ज़ीरो. ओके. नोज़ल से हीट बाहर जाती नहीं है, इंसुलेटेड रहता है. तो इसीलिए क्यू भी हमने ज़ीरो दिया है. अगर कभी कभी इंसुलेटेड नहीं तो क्यू हमें दिया जाएगा. जब क्यू देंगे तो हम उसे निगेटिव लेंगे क्योंकि वो बाहर जा रहा है. लेकिन इस केस में क्यू दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो इंसुलेटेड है तो क्यू ज़ीरो आएगा. और नोज़ल हॉरिजॉन्टल है तो Z1 और Z2 सेम आएंगे. ओके. तब अब हमारा इक्वेशन क्या होगा. H1 C1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻3. अब ये 10⁻3 के क्यों पुट किया मैंने, क्योंकि ये जो C1 स्क्वायर बाय 2 का जो यूनिट है वो आता है जूल पर केजी.
हमें किलो जूल में चाहिए, तो इसीलिए हमने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। ओके, सिमिलरली S2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻³ ओके। अब हमें निकालना है C2, तो C2 को हम अलग रखेंगे, बाकी चीज़ C2 को हम इधर रहने देंगे और S2 को इधर भेजेंगे। तो ये क्या हुआ, S1 माइनस S2 प्लस ये एज इट इज C1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻³ अब हमने क्या किया, उसकी जो वैल्यू दी वो पुट की। ओके, तो हमें मिला C2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻³ 201.25। सिंप्लीफाई करने के बाद C2 मिलेगा हमें 634.4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, इनलेट में वेलोसिटी 50 है 50 और आउटलेट पे कितनी दी है 634, मतलब कितना ज़्यादा वेलोसिटी वो बढ़ाता है। इससे आपको ध्यान में आ सकता है कि इनलेट में जिसकी वेलोसिटी 50 थी, आउटलेट में वो 634 हो गई। ओके, अब हम अगला देखेंगे जो सेकंड नंबर का था। हमें निकालना है मास फ्लो रेट। हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन मालूम है जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, m इक्वल्स टू A1C1 अपॉन V1। ओके, अब इसमें एरिया दिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने उसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। C1 दिया है 50 इनलेट पे और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया है। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो मास कितना आएगा 24.06। ये हो गया हमारा सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अब हमें तीसरे में निकालना है एग्जिट एरिया। तो उसके लिए फिर से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें मालूम है मास इक्वल्स टू, मास तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमारा अजम्पशन नहीं है कि जितना मास अंदर आएगा उतना मास बाहर जाएगा। मतलब m को हम लिख सकते हैं A1C1 अपॉन V1 और M2C2 V2। तो एग्जिट के लिए तो हमें एग्जिट के टर्म यूज़ करेंगे A2C2 V2। एग्जिट का एरिया हमें निकालना है। मास अभी अभी हमने ऊपर निकाला, मास तो बदलने वाला है नहीं। C2 हमने ऊपर निकाला है 634.4 और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है 0.498। तो हमें एरिया मिलेगा 0.01887 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद 188.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। बहुत सिंपल था। आपको फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल था जिसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी थी, एग्जिट की वेलोसिटी, मास फ्लो रेट और एग्जिट का एरिया। तो एग्जिट की वेलोसिटी हमने निकाली स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ऊपर से, सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ कैलकुलेशन किया, हमें वेलोसिटी मिली। बाद में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करके मास फ्लो रेट निकाला और वही मास फ्लो रेट यूज़ करके हमने एग्जिट एरिया निकाला। तो हमें सिर्फ 2 ही फार्मूले यहाँ पर लगे, एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला ये वाला फार्मूला और एक ये मास वाला फार्मूला। मास वाला फार्मूला एक कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। तो 2 फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ किए। ओके, अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ। In a test of water-cooled air compressor, it is found that the shaft work required to drive the compressor is 175 kJ per kg of air delivered and enthalpy of air leaving is 70 kJ per kg greater than that the entering, and that the increase in enthalpy of circulating water is 92 kJ per kg. Compute the amount of heat transfer to the atmosphere from the compressor per kg of air. ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि कौन सा डिवाइस दिया है। तो इस पहले लाइन में पता चल जाता है, इन अ टेस्ट ऑफ वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर, मतलब हमारे पास एयर कंप्रेसर है। अब ये वाटर कूल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि उसके बारे में हमें नीचे निकालना है। वाटर कूल बोले तो हम कूलिंग वाटर सर्कुलेट करेंगे उसको कूल करने के लिए, मतलब उसके अंदर की हीट लेने के लिए। सो इट इज़ फाउंड दैट शाफ्ट वर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव, मतलब कितना वर्क लग रहा है उस कंप्रेसर को रन करने के लिए 175 किलोजूल पर केजी। ओके, और दूसरी चीज़ क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ एयर लिविंग इज 70 किलोजूल पर केजी ग्रेटर दैन द एंटरिंग, मतलब जितनी एंथैल्पी अंदर आई थी उससे 70 किलोजूल पर केजी एंथैल्पी ज़्यादा एग्जिट में बाहर जाएगी। ओके,
और कूलिंग वाटर को उसने कितना हीट रिजेक्ट किया है, 92 किलो जूल पर केजी। ओके, अब देखो यहाँ पर कंप्रेसर का मैंने लाइन डायग्राम निकाला, सेक्शन 1 सेक्शन 2। हमें क्या दिया है कि जो बाहर जा रही है एंथैल्पी ये 70 से ज़्यादा है, किससे, अंदर आ रहे हैं एंथैल्पी से, H1 से, तो मतलब H2 माइनस H1 70, जो यहाँ पर लिखा है। कूलिंग वाटर को कितना हीट रिजेक्ट हुआ, 92 किलो जूल पर केजी, और कितना वर्क डन हमें लग रहा है, 175 किलो जूल पर केजी। अब हम हमारा जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लेंगे, H1 C1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻³ प्लस GZ1 प्लस Q। सिमिलरली दूसरा, अब इसको हमें मॉडिफाई करना है कंप्रेसर के लिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, अब कुछ दिया नहीं तो हम निकाल भी नहीं सकते, तो हम अज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड पे सेम ही है। ओके, वी विल नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी, और Z1 और Z2 के बारे में दिया नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कंप्रेसर हॉरिजॉन्टल है और Z1 Z2 सेम है। क्लियर, तो Z1 Z2 C1 C2 इक्वेशन से निकल जाएंगे। अब कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, मतलब हमें वर्क सप्लाई करना पड़ता है तभी वो वर्क करता है। तो इसके लिए हम W क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, और कंप्रेसर से हीट बाहर आ रही है, मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है, तो Q भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब हमारा स्टेडी फ्लो इक्वेशन क्या होगा, H1 माइनस Q इक्वल्स टू H2 माइनस W। अब हमें Q निकालना है। ओके, जितनी भी हीट कंप्रेसर से रिजेक्ट होगी, ओके, तो वो पूरी की पूरी वो वाटर नहीं ले पाएगा, कुछ हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, बची हुई हीट एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाएगी, बराबर। तो हमें क्यू निकालना है, वो आगे का पार्ट है। तो क्यू ये क्यू हम इस साइड में भेजेंगे, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्यू इधर भेजा, क्यू पॉजिटिव हो गया, और ये H2 और W हमने इधर भेजा, तो क्या होगा, H1 माइनस H2, और ये W इधर आने की वजह से प्लस हो गया, तो हमें Q कितना मिला, 105। इसका मतलब क्या है, कंप्रेसर से टोटली 105 किलो जूल पर केजी हीट रिजेक्ट होने वाली है, उसमें से वाटर 92 केजी ले रहा है, बराबर। वाटर पूरी की पूरी हीट नहीं ले पा रहा है, बराबर है ना, क्योंकि अगर वाटर ने पूरी हीट ले ली होती तो वहाँ पर वाटर का जो हीट रिजेक्शन था वो 105 आता था, लेकिन वो वाटर पूरी हीट नहीं ले रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कंप्रेसर से जो पूरी हीट रिजेक्ट हो रही है वो मोस्ट ऑफ द हीट वाटर को जाएंगी और बची हुई एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली चले जाएंगी। कूलिंग वाटर भी एटमॉस्फेयर को ही दे देता है, लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, कंप्रेसर से कूलिंग वाटर को, कूलिंग वाटर से एटमॉस्फेयर को, तो और कंप्रेसर में टोटल कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, 105, और वाटर कितना ले रहा है, 92, मतलब बची हुई हीट कहाँ पे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर पे जा रही है, जो आजू बाजू में एयर रहेगी वहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हीट रिजेक्टेड बाय कंप्रेसर इक्वल्स टू हीट टेकन डायरेक्टली बाय एटमॉस्फेयर प्लस हीट टेकन बाय वाटर। वाटर ने कितनी हीट ली प्लस एटमॉस्फेयर ने कितनी हीट ली, तो वो हमें मिला 105। एटमॉस्फेयर में कितनी ली हमें निकालना है, वाटर ने 92 ली, ये दिया हुआ है, तो 105 माइनस 92, तो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली कितनी रिजेक्ट हो गई, 13 किलो जूल पर केजी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ ये नीचे का पार्ट पूछेंगे नहीं, मतलब ऊपर तक ही पूछ सकते हैं, नीचे का पूछा तो भी थोड़ा लॉजिकल रहता, आप निकाल सकते हो। क्लियर, तो ये रहा कंप्रेसर का न्यूमेरिकल। कंप्रेसर में W और Q दोनों नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल, सर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ दिया नहीं था। जो दिया नहीं रहता है आप उसे अज्यूम करो कि वो नेगलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि अब Z1 Z2 हम तो निकाल ही नहीं सकते ना जब तक वो देंगे नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे हॉरिजॉन्टल है, Z1 इक्वल्स टू Z2, और काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी दी नहीं है, वो कैसे निकालेंगे, तो हम अज्यूम करेंगे कि C1 और C2 सेम है, तो वो C1 C2 Z1 Z2 इक्वेशन से चले गए, तो बचे सिर्फ एंथैल्पी।
ओके, तो इस तरीके से हमने वहाँ पे कितनी हीट कंप्रेसर ने टोटली रिजेक्ट की वो निकाला, और उसमें से वाटर ने कितनी ली और बची हुई एटमॉस्फेयर को कितनी की ये निकाला। क्लियर? तो ये था आज हमने दो न्यूमेरिकल लिए, एक नोजल के ऊपर, एक कंप्रेसर के ऊपर। क्लियर? नोजल में W0 आता है, Q0 रहता है, और कंप्रेसर में W नेगेटिव रहता है, Q नेगेटिव रहता है। क्लियर? और भी न्यूमेरिकल है जो मैं अगले पार्ट्स में कर दूंगा, और हम न्यूमेरिकल कंक्लूड कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की घर पे प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो या कॉल करो, मैं आपको डिफ़िकल्टी दूर करूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने, सब तो हम एक क्लास में नहीं ले सकते। ठीक है? तो न्यूमेरिकल के ऊपर कल और एक हमारा लेक्चर होगा, और उसके बाद में हम एक थ्योरी बिट बचा है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।